हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन का गति नियम। तो आपने न्यूटन का तो नाम सुना ही होगा कि न्यूटन कौन है। न्यूटन एक वैज्ञानिक है जिसे फिजिक्स का पितामह कहा जाता है। फिजिक्स का पितामह क्यों कहा जाता है? क्योंकि न्यूटन ने भौतिकी में बहुत सारे नियम दिए हैं। भौतिकी में इनका बहुत महत्वपूर्ण ही योगदान रहा, जिसके कारण इन्हें फिजिक्स का पितामह घोषित कर दिया गया। क्यों? सम्मान के लिए। आगे बढ़ते हैं तो न्यूटन ने फिजिक्स के अंतर्गत वस्तु के गति के संबंध में 3 नियम दिए। वस्तु के गति के संबंध में 3 नियम दिए। नंबर 1 प्रथम नियम, या इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नंबर 2 द्वितीयक नियम और नंबर 3 तृतीयक नियम। आइए डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने से पहले बताते हैं हम कि यदि आप हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे तो हमें पूरा यकीन है कि आपको न्यूटन का गति नियम कंप्लीटली समझ में आ जाएगा और कंप्लीटली इसका सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं कि प्रथम नियम है क्या, या जड़त्व का नियम। तो जड़त्व कहने का तात्पर्य यह है कि कोई वस्तु अपनी अवस्था को बदलना नहीं चाहती है, जिसे उसका जड़त्व है। मतलब कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को हमेशा बनाए रखती जाती है, तो वह जड़त्व के कारण उसका गुण है जड़त्व। तो इसके अंतर्गत न्यूटन ने प्रथम नियम में डिफाइन किया या परिभाषित किया कि कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न कार्य करे। प्रारंभिक अवस्था कहने का तात्पर्य यह है कि कोई वस्तु या तो गति में तो लगातार गति में रहेगी, या फिर विराम में है तो हमेशा विराम में ही रहना चाहेगी। जैसे ये मार्कर है, इसको हम यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे? बल लगाएंगे, कोई बाहरी बल नहीं बल लगाएंगे तो ये हमेशा यहीं तक रहेगी, यहाँ पर ही विराम की अवस्था में बनी रहेगी। तो कह रहा है न्यूटन का प्रथम नियम यही कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को तब तक बनाए रखेगी जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगे। मतलब कि यहाँ से कोई बाहरी बल लगा तो ये हाथ से उठ करके कहीं भी चला जा सकता है, मतलब इसका स्थान में परिवर्तन हो गया। यदि कोई वस्तु गति में है तो उसको विरोध करने के लिए, इसको रोकने के लिए कोई बाहरी बल लगाएंगे तभी वह रुकेगी। यदि बाहरी बल ना लगाएंगे तो वह न रुकेगी। प्रथम नियम का अंतर्गत ये भी एग्जाम्पल एक आता है, आपने देखा होगा या महसूस किया होगा कि गाड़ी में आप बैठे हैं, बस में या ट्रेन में, जब बस एकाएक चलना प्रारंभ कर दिया तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो यहाँ ये प्रथम नियम ही कार्य करता है। प्रथम नियम कह रहा है कि वह अपने विराम की अवस्था को बनाए रखेगी। तो वह आप बैठे हैं और एकाएक गाड़ी चलना शुरू करती है। जब गाड़ी चलना शुरू करी तो आप पीछे की ओर झुके। क्यों? क्योंकि आप विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। और गाड़ी का निचला हिस्सा क्या हुआ? गति में आने के कारण आपका निचला हिस्सा गति में हुआ और ऊपरा हिस्सा विराम में रहना चाहता है, जिसके कारण आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। यदि वही बस आगे चलकर कुछ चलते चलते ब्रेक मारिएगा एक, तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पूरा बॉडी गति में है और निचला हिस्सा ब्रेक मारने के दौरान क्या हुआ? विराम हुआ और आपका ऊपर पूरा बॉडी ऊपर का गति में रहना चाहता है, जिसके कारण आप आगे की ओर झुक जाते हैं। मतलब कि आगे और पीछे झुकने की प्रक्रिया जो नियम के अंतर्गत कार्य करता है, प्रथम नियम के अंतर्गत कार्य करता है, या जड़त्व का नियम के अंतर्गत कह सकते हैं। तो दूसरा नियम है न्यूटन का द्वितीयक नियम। तो दूसरे नियम में न्यूटन ने क्या कहा कि कोई भी वस्तु का संवेग परिवर्तन के दर, कोई भी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर उस पर लगे बाह्य बल के सीधा समानुपाती होता है। एफ एक्सटर्नल बाहरी बल समानुपाती P बटा में T, जहां P का है संवेग है और T का है समय। कोई भी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर के मतलब बाटा में T होता है। संवेग परिवर्तन के दर उस पर लगे बाह्य बल के सीधा समानुपाती होता है। और इसी नियम के अंतर्गत हमें F बराबर ma प्राप्त होता है। यह कैसे प्राप्त होता है? तो यहाँ से हम हल करना शुरू करते हैं। F E समानुपाती का जब भी चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, यहाँ K जोड़ते हैं, K नियतांक, और संवेग बराबर P बराबर होता है mv। संवेग आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि संवेग को क्या करते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग करते हैं। P का वैल्यू लिख सकते हैं mv बटा में T। F E K का है, जहाँ K
नियतांक है। नियतांक है कि v/t लिख सकते हैं। और हम आते हैं त्वरण पर, ए बराबर क्या होता है v/c। ए क्या है, त्वरण है। अब त्वरण बराबर होता है वेग बटा में समय। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए बराबर, चूंकि ए बराबर v/t ओवर एफ एक्सटर्नल फोर्स बराबर ma/kl एंड एफ ई बराबर ma/k बराबर 1 एकांक लेने पर। एम ए जो आया, यहाँ से हम देख सकते हैं कि एफ बराबर ए में बल का परिभाषा यहीं से होता है। एफ बराबर ए में बल का सूत्र हम लोग पढ़ते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। जो लिखे वो साबित तो हो गया। तो इसमें क्या होता है, यह नियम कहाँ कार्य करता है, मतलब कि संवेग परिवर्तन में जितना ही ज़्यादा टाइम देंगे बल उतना ही कमजोर होता जाएगा। जैसे खिलाड़ी द्वारा आप गेंद रोकते समय देखते हैं कि हाथ पीछे की ओर खींचता है। हाथ पीछे की ओर खींचते समय क्या हुआ, उसका परिवर्तन करते समय उस गेंद की संवेग में परिवर्तन करते टाइम उसका टाइम बढ़ा दिया, जिसके कारण उसका वेग धीरे धीरे परिवर्तित हुआ। ज़्यादा टाइम देने पर बल कमजोर हुआ, जिसके कारण खिलाड़ी के हाथ में चोट नहीं लगा, चोट बहुत ही कम लगा। यदि आप महसूस कर सकते हैं कि कोई गेंद तेजी से आ रही है, आगे की ओर आप हाथ लगाकर रोकेंगे चोट ज़्यादा लगेगी, और पीछे की ओर खींचते हुए रोकेंगे तो चोट कम लगेगी। क्यों? क्योंकि टाइम आपने ज़्यादा दिया, और टाइम ज़्यादा देने पर संवेग कमजोर हुआ, और कमजोर होते हुए बल भी कमजोर होने के कारण आपको चोट कम महसूस होता है। तो दूसरा नियम वहाँ कार्य का, दूसरा नियम का एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरे नियम आते हैं, तो तीसरा नियम तो सबसे सिंपल चीज है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और ये नियम हमेशा हर जगह काम कर रहा है। जैसे हम पृथ्वी पर खड़े हैं, तो खड़े हैं तो पृथ्वी के तृतीय नियम यहाँ काम कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण तो काम कर ही रहा है, लेकिन खड़े भी हैं तो तृतीय नियम काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके नियम के अंतर्गत कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर जितना आप बल लगाएं उसके बराबर बल वह दूसरा लगा रहा है जिस पर आप लगा रहे हैं। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि हम पृथ्वी पर खड़े हैं, तो पृथ्वी पर संतुलित रूप से खड़े हैं। यदि हम खड़े हैं संतुलित रूप से, तो हम पृथ्वी पर जान लगा रहे हैं, और पृथ्वी हमें ऊपर की ओर धकेल रही है, जिसके कारण हम थके हुए हैं। यदि पृथ्वी ज़्यादा ताकत लगा दी तो हम स्पेस में चल जाएंगे, या फिर हम ज़्यादा ताकत लगा दी तो पृथ्वी में धंस जाएंगे। यहाँ मतलब कि संतुलित रूप से दोनों बराबर बल लगा रहा है, जिसके कारण हम संतुलित रूप से खड़े हैं। और आप देखते हैं कि पृथ्वी पर गेंद को पटकते हैं तो गेंद पृथ्वी पर पड़ कर ऊपर की ओर आती है, या दीवार पर मारते हैं तो दीवार पर मारते हैं तो क्या होता है, टकरा करके वापस आती है। इसका मतलब ये कह रहा है ना कि प्रत्येक क्रिया का मतलब गेंद जितना फोर्स लगा रही दीवार पर, दीवार भी उतना ही फोर्स लगाकर गेंद पर वापस कर रही है, जिसके कारण गेंद दीवार पर टकराया और वापस आ गया। ये भी कहाँ कर रहा है काम, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। आप देखते हैं कि बंदूक छोड़ते हुए गोली छोड़ते समय बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है, मतलब कि वहां पर भी तृतीय नियम काम कर रहा है। जैसे ही बंदूक से गोली छूटी, मतलब कि आगे की ओर धक्का दिया, तो गोली भी पीछे की ओर उतना ही फोर्स से धक्का देती है जितना कि बंदूक गोली को दे रहा है। मतलब वहां पर भी तृतीय नियम का अर्थ किया। आप जहां भी जंप करते हैं, नाव पर जंप करते हैं, तो नाव पर जंप करने के दौरान क्या होता है कि आप जैसे ही जंप किए, नाव नीचे की ओर धंसा ना, तो वहां पर क्या हो रहा है कि आप जितना जोर ताकत लगा करके नाव पर आगे की ओर जंप कर रहे हैं, नाव भी उतना ही ताकत लगा करके आगे की ओर आपको धकेल रही है, जिसके कारण ही आप जंप कर पाते हैं। तो आप जहां पर भी जितना ताकत लगा रहे हैं और वापस आपको मिल रहा है, वो सब तृतीय नियम के अंतर्गत काम कर रहा है। जैसे हम दीवार पर मारते हैं कस के, हमें चोट लगता है। तो चोट क्यों लगता है? क्योंकि हम जितना ताकत यहाँ पर लगा कर मारे, दीवार भी उतना ही फोर्स लगाई हमारे ऊपर, जिसके कारण हमें चोट महसूस हुआ। मतलब कि कुल मिलाकर कि हमारा ये तृतीय नियम के अंतर्गत ये सब क्रिया काम किया। तो हमें यकीन है कि आपको ये हमारा सारा टॉपिक समझ में आ गया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।